करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करंट क्या है, करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या है। मैं वो दोनों को लिख दे रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था और करंट के बारे में बताया था। ये मैंने कहा था NA, याद कीजिए, VDENAI था और ये VD जो होता है EE/m इंटू टाउ था। ये E का चार्ज हम लोग कहते तो माइनस ले भी सकते थे, यही हम लोग पढ़े थे। अब हमें ये पढ़ना है, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इससे कैसे ओम्स लॉ डिराइव होता है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड इतना ही डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या मतलब, आपके पास रिलेशन ही है I = VDENA। इस रिलेशन से हम काउंट करेंगे। वी नो दैट, क्या लिखे आप बोलिए, I = VDENA। आपको मालूम है VD क्या है, E क्या है, N क्या है? नहीं तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं। क्या है? VD क्या था भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या था बोलिए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले पर यूनिट वॉल्यूम। सब भूलिएगा तो नहीं काम चलेगा, आपको याद करना होगा। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए हमेशा ही जब आगे की पढ़ाई हो तो पीछे वाला जब तक आपको याद नहीं रहेगा, संभव नहीं है कि आप उसको कर पाए। जैसे मैं देखिए कैसे लिख रहा हूं, कुछ नहीं कि वो छोटा सा आर्ट है, जिस आर्ट के आधार पर आप आसानी से लिख लेंगे और आपको समझ में इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप हर चीज को इजीली समझ पाएंगे। जैसे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, ये क्या है? करंट है, करंट को लिखा। चलिए यहां से लिख रहा हूं, देखते जाइए कैसे लिखता हूं। VD कितना है मैंने लिख रखा है, E/m इंटू टाउ। उसकी जगह लिख दिया VD की जगह। फिर मैंने क्या लिखा है? E जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूं। N लिख दिया पहले, E² लिख दिया पहले, M लिख दिया इधर, यहां टाउ लिख दिया। अब क्या बच गया भैया? NE तो आ गया, अब बच गया A। और एक चीज और बच गया, वो है E। देखिए देखो उसे, N² N E² टाउ E रख दिया हमने यहां। अब तो कुछ नहीं बचा। अब चलिए आपको ज्ञान है पहले से, E कितना होता है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कितना होता है? -dV/dr। याद कीजिए तो ये हो जाएगा V/L, यहाँ लेंथ है ना, तो हो जाएगा ये क्या लिखिएगा? NE² टाउ A/m इंटू m इंटू V, क्योंकि V/L हो जाएगा। चलिए अब तो आप यहाँ रास्ते पर आ गए, तो अब क्या लिखेंगे? V = I/m इंटू L NE² A इंटू टाउ। देखिए यही होगा ना, m इंटू L इधर हो जाएगा, I से गुना हो जाएगा और इससे भाग हो जाएगा, V हो गया। अब गौर से देखिए अब क्या है, यहां आपको हो गया I = m NE² टाउ L/A। बस
इसको थोड़ा अलग किए इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि V है। अब देखिए, अगर आप सोचें तो ये पूरी क्वांटिटी यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। मास तो बदलेगा नहीं, लेंथ बदलेगा नहीं, एरिया बदलेगा नहीं, चार्ज बदलेगा नहीं, रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा नहीं। तो सारे के सारे जब कांस्टेंट होंगे मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैं यहां लिखता हूं, नजदीक होगा तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ml by Ne square A tau is कांस्टेंट क्वांटिटी। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लिख देते हैं R और इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। फिर एक बार गौर से इसको हम लोग देखें, ml Ne स्क्वायर A tau किसी भी कीमत में बदलने वाला नहीं है यदि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर बदलेगा तब उसकी लंबाई बदलेगी, तब उसकी मोटाई बदलेगी और तब ये पूरी क्वांटिटी बदल जाएगी। इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये नहीं बदलेगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा। तो आप क्या लिखेंगे, V इक्वल टू RI और V वेरीज एज I वेयर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन सा नियम है, यही कहलाता है ओम्स लॉ। At constant temperature, the potential difference across two ends of conductor is proportional to the current flowing through it. इसी को कहते हैं Ohm's law. So this is known as Ohm's law. चलिए यहां तक हम लोग आ गए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या लिखे, so ml by Ne square tau is equal to R। ये हो गया हमारा। तो अब हमको डिफाइन करना होगा कि रेसिस्टेंस क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ा कि रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो V बटा I, रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाए मतलब करंट कम हो जाना चाहिए, अगर रेसिस्टेंस कम हो जाए तो मतलब वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। ये हमको रिलेशन बताता है। तो हम ये बात आराम से लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है। देखिए अल्युमिनियम का रेसिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा, लोहा का रेसिस्टेंस अलग है। सब में जो करंट आप भेजते हैं वो अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग टाइम में, अलग तरीके से बहता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि उनकी जो उसमें उसका मास अलग होगा, मास पर इनकी वॉल्यूम अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इनकी वॉल्यूम अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का तो सब चार्ज वही होगा, टाइम का जो रिलैक्सेशन टाइम होगा कोलिजन का वो अलग होगा। तो ये सारे अलग हो जाएंगे, इसलिए क्वालिटी भी उनकी अलग हो जाएगी। लंबाई बदल जाएगा तब भी बदल जाएगा, उसका एरिया बदल जाएगा तब भी बदल जाएगा। इसलिए रेसिस्टेंस के बारे में हम कहते हैं कि यह मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने से बहने वाले करंट का अपोज करता है। ठीक है, मतलब द अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के पैसेज को रोके, करंट को बहने नहीं दे। ये जो काम करता है, ये जो उसकी स्वस्फूर्त उसकी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। तो इसको लिख भी देते हैं। हियर इट इज क्लियर दैट resistance is the property of the material due to which it opposes the passage of current through it। क्लियर? अब सोचो, तब आप क्या कह रहे हैं, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सोचो तो R इक्वल टू V बाई आई। तो V बाई आई, V का मतलब वोल्ट, I का एम्पियर, मतलब ये वोल्ट पर एम्पियर। इसी का पॉपुलर यूनिट है ओम। क्या है, ओम। इसको लिखते हैं इस तरह से, ओमेगा से। ये जो नोटेशन
ग्रीक वर्ड है, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, मतलब रेसिस्टेंस का ऐसा क्या हो गया, ओम हो गया। और आप ये जान लीजिए कि इसको कहते क्या है। अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खोजें, ग्राफ खींचें V और I का ग्राफ खींचे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये बताएगा हमको रेसिस्टेंस। ठीक है, V बाई I को कहते हैं रेसिस्टेंस, और हमारा ओम्स हो यहाँ हम लोग रिड्यूस कर लिया है। तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो मटेरियल की कुछ और भी क्वालिटी होगी, तो हम एक बार और सोचते हैं, यहां से आते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस को सोचते हैं ताकि हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकें। जानेंगे तभी ना करेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो R इज इक्वल टू लिखिए क्या, m n e स्क्वायर टाउ L बाई ए। अब चलो दो चीजों को हमने अलग अलग सर्किट कर दिया, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, लेकिन n e स्क्वायर टाउ अगर कॉपर का होगा तो एक समान होगा, अल्युमिनियम का होगा तो एक समान होगा। एक कांस्टेंट कर दी तब नहीं, ये सारे मटेरियल का अलग अलग होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। इसलिए हम कहेंगे ml बाई ne स्क्वायर टाउ इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर मटेरियल। एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए अल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी अलग होगा, क्या लंबाई उसकी जो हो, चौड़ाई उसकी जो हो। तो कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर मटेरियल जो होगा इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी एक्चुअली स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का लिए ज्यादा अच्छा है। रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, और इसको दिखाते हैं रो से। तो आप R बराबर क्या लिखेंगे, यहां से देखिए R बराबर लिखेंगे रो L बाई ए। अब साफ दिख रहा है कि रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी है तो कांस्टेंट है, इसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी, लंबाई पर। लंबाई बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा, चौड़ाई घटेगी रेसिस्टेंस घटेगा। मतलब R वेरिएबल R इनवर्सली वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा अब हमारे पास डिस्कस करना है ये रेसिस्टिविटी का। ये सारे के सारे पार्टिकुलर मटेरियल के हैं और सबका अलग अलग वैल्यू हो तो निश्चित रूप से ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है जो करंट के पाथ का अपोज करता है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इट इज या रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो दी property of material due to which it opposes the passage of current through it. This is constant for a material. Now, what will be SI unit? SI unit निकल सकता है, रो बराबर क्या है, रो बराबर यहां से देखो तो RA बाई L, इसका ओम होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, इसका मीटर होगा, कट गया तो क्या होगा, ओम मीटर हो गया। तो रेसिस्टिविटी का क्या होगा जी, ऐसा यूनिट ओम मीटर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उस क्लास में हम, आपका क्लास लंबा भी हो गया होगा, तो अगले क्लास में
हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर? ओके।